नमस्कार, मैं मीरा सत्यवली आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल को हम ले रहे हैं और भूगोल के पाठ 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन को आज हम जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे जैव विविधता का अर्थ और मानव जीवन के लिए महत्व। तो सबसे पहले जैव विविधता कहते किसे हैं? जैव विविधता जीवमंडल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियों के अंतर को या विभेद को जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि हम अपने चारों ओर देखते हैं, कई तरह की हमें कई किस्म की प्रजातियों की कई किस्म के हमें पेड़ पौधे नजर आते हैं। जैसे कहीं पर हमें साल नजर आ रहा, कहीं शीशम नजर आ रहा, कहीं चीड़ नजर आ रहा है और कई किस्म के हमें जीव जंतु नजर आ रहे हैं। कोई जलचर है, कोई उभयचर है। हम देखते हैं कि कोई कहीं बाघ दिख रहा, कहीं शेर दिख रहा, कहीं हमें अपने पालतू जानवर दिख रहे हैं, कई किस्म की मछलियां दिख रही हैं, कई किस्म के पक्षी हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं। तो ये सभी क्या है कि जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां हैं और उसी तरह ये पेड़ पौधों की क्या है, विभिन्न प्रजातियां हैं। तो ये विभिन्न प्रजातियां, जो इन प्रजातियों में जो ये जीव जंतुओं की और वनस्पतियों की जातियों में जो अंतर होता है, उसी को हम कहते हैं जैव विविधता। अब जैव विविधता का मानव जीवन में क्या महत्व है? देखिए, मानव जीवन जो है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर ही निर्भर है। हम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दैनिक जीवन में जिस भी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, हम आजीवन अपने जीवन में जिस भी वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने जिस भी वस्तु का प्रयोग करते हैं, वो हमें इस जैव विविधता, इन वनस्पतियों, इन पेड़ पौधों और इन जीव जंतुओं से ही मिलती है। हम अपने आवास, अपने भोजन, अपने परिवेश और अन्य सभी तरह की आवश्यकताओं के लिए इन पर ही निर्भर होते हैं। और हमें आवश्यकता है अधिक से अधिक, जितनी इस धरती पर, इस हमारे देश में, इस भूमि पर जितनी अधिक से अधिक प्रजातियां होंगी पेड़ पौधों की, पशुओं की, उतनी ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद होंगी। आप सोचिए, माना अगर आप सोचिए कि आप अभी पहाड़ में रह रहे हैं, यहाँ एक ही किस्म का पेड़ आपको नजर आता, केवल चीड़ ही चीड़ नजर आता। तो सोचिए, चीड़ से आप तारकोल प्राप्त कर लेते, आप बून प्राप्त कर लेते, उसकी लकड़ियाँ प्राप्त कर लेते, लेकिन इसकी जगह पर आपको ना बुरांश नजर आता, ना कहीं कोई और फल के पेड़ नजर आते। जैसे आप आड़ू, पुलम, खुमानी, काफल, ये सारे पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये सब नहीं होते, केवल चीड़ ही चीड़ होता। तो सोचिए, क्या आपकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है? क्या केवल एक ही पेड़ आपकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी तरह जानवर, माना केवल गाय ही गाय होती पूरे विश्व में और कोई प्रजाति ही नहीं होती, तो सोचिए, क्या गाय कुत्ते का काम कर सकती है? गाय बिल्ली का काम कर सकती है? या फिर गाय क्या बैल का काम कर सकती है? इसलिए हमें क्या है कि जितनी ज्यादा विविधताएं इन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर हमें मिलेंगी, जितने ज्यादा अंतर होंगे, जितने किस्म की हमारे पास होंगी, वो सभी हमारे लिए फायदेमंद है और उतनी की ही हमें आवश्यकता है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यह है जैव विविधता का अर्थ है और जैव विविधता का मानव जीवन के लिए महत्व। आइए अब आगे देखते हैं, है क्या कि हमारे पूरे विश्व में कई किस्म की जीव जंतु और वनस्पति प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से अकेले हमारे भारत में ही 16 लाख किस्म की प्रजातियां पाई जाती है। अब देखिए, इनको कई भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं किन भागों में बांटा गया है। अभी हमने देखा जैव विविधता का अर्थ और जैव विविधता का मानव जीवन में महत्व। अब हम देखते हैं कि जैव विविधता के आधार पर हमने विभिन्न प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं IUCN के आधार पर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के आधार पर इन प्रजातियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला तो है सामान्य वर्गीकरण। पहला है सामान्य वर्गीकरण, सामान्य जातियां। इसमें सामान्य जीव जंतु और पेड़ पौधों की वह जातियां आती हैं जिनकी संख्या ना बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत ज्यादा कम है। इनकी संख्या अभी सामान्य है, यानी कि अगर कुछ पेड़ पौधे इसमें से काट दिए जाएं या कुछ जीव जंतुओं की इसमें से हत्या कर दी जाए, तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान अभी नहीं होगा, क्योंकि उनकी संख्या अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। जिसमें हम मुख्य लेते हैं, हमने उदाहरण भी लिखे हैं यहाँ पे, जैसे साल, चीड़, कई पशु और रोडेडेंस। रोडेडेंस कहते हैं जो रेंगने वाले पशु होते हैं। इसके अलावा दूसरे भागों में बांटा गया है संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त प्रजातियां उन्हें कहते हैं जो लुप्त होने की कगार पर
हैं, लुप्त अभी हुई नहीं है, लेकिन लुप्त होने की कगार पर हैं। अगर इनकी जो विषम परिस्थितियां हैं जिनके कारण इनकी संख्या कम हो रही है, अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो हमारे लिए यह संकटग्रस्त प्रजातियां फिर लुप्त या विलुप्त प्रजातियों में आ जाएंगी, जिसमें है जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा, ये सब संकटग्रस्त प्रजातियों में आती हैं। अगला है हमारा सुवेद प्रजातियां। सुवेद प्रजातियां वो हैं जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है, यानी कि कम हो रही है। जो विषम परिस्थितियां जिनके कारण इनकी संख्या कम हो रही है, अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए, अगर इनकी रक्षा ना की जाए ये सुवेद प्रजातियों की, तो ये सुवेद प्रजातियां किसमें बदल जाएंगी? संकटग्रस्त प्रजातियों में बदल जाएंगी। इसमें कैसे, कौन कौन से आते हैं उदाहरण? जैसे नीली भेड़ जो कि अब दिखाई तक नहीं देती, और एशियाई हाथी, और इस तरह के और भी कई उदाहरण हैं। अगला हमने बांटा हुआ है इसे लुप्त या विलुप्त प्रजातियों में। लुप्त और विलुप्त प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जहां जिनके आवासों में खोज करने पर ये वहां नहीं पाई गई, जो अब हमें नहीं दिखाई देती हैं, जो लुप्त हो चुकी हैं। जैसे एशियाई चीता लुप्त हो चुका है, नहीं दिखा हमें कब से। गुलाबी सिर वाली बतख जो कि अब नहीं नजर आती है। तो इस तरह से इन भागों में बांटा गया है जैव विविधता को, जैव विविधता की विभिन्न प्रजातियों को, जीव जंतु और पेड़ पौधों को, जिनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अभी हमने देखा जैव विविधता के आधार पर हमने विभिन्न प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है। अब हम आगे देखते हैं प्रशासनिक आधार पर वनों के प्रकार। प्रशासनिक आधार पर वनों के प्रकार। अब देखिए वन आप चारों तरफ देख रहे हैं, वन कई भागों में बांटे गए हैं। सामान्य वर्गीकरण अगर हम देखें, जो हम कक्षा 6, 7, 8, 9 तक हम पढ़े आ रहे हैं, सामान्य वर्गीकरण जहां हमने पढ़ा है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कटीले वन एवं झाड़ियां, मैंग्रोव वन, दलदली वन, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये सब हम पहले से पढ़े आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि प्रशासनिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो प्रशासनिक आधार पर हमने वनों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आरक्षित वन। आरक्षित वन जो कितने प्रतिशत है? 54.4% हमारे पास है। दूसरा है संरक्षित वन जो हमारे पास 29.2% है। और तीसरा है अवर्गीकृत वन जो हमारे पास 16.4% है। आइए देखते हैं आरक्षित वन किन्हें कहते हैं। आरक्षित वन, सबसे पहला आरक्षित वन वे वन होते हैं जहां से हमें वन उत्पाद प्राप्त करने के लिए और इमारती लकड़ियां प्राप्त करने के लिए जिन वनों को, जिन जंगलों को हमने पूरी तरह से स्थायी रूप से संरक्षित कर दिया है, यानी कि उनमें हमारा प्रवेश करना निषेध है। हम वहां प्रवेश नहीं कर सकते, हम उन वनों से चारा एकत्रित नहीं कर सकते, हम वहां से वन उत्पाद या घास कुछ भी हम वहां से प्राप्त नहीं कर सकते, हम वहां से गाय भैंस के लिए या जानवरों के लिए चारा प्राप्त नहीं कर सकते, हम वहां से लकड़ियां नहीं उठा सकते हैं, हम वहां प्रवेश उन जंगलों में नहीं कर सकते हैं। और इस तरह के वन 54.4% हैं। दूसरा है संरक्षित वन जो 29.2% है। संरक्षित वन उन वनों को कहते हैं जिनको स्थायी रूप से संरक्षित तो किया गया है, लेकिन हम वहां से कुछ प्रतिबंधों के साथ वहां से हम अपने जानवरों के लिए चारा एकत्रित कर सकते हैं और सूखी लकड़ियां प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसे इस समय पहाड़ों में रह रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि आपके माताएं, आपकी बहनें या गांव की जो महिलाएं हैं वो किन जंगलों में जाती हैं और कहां से चारा और लकड़ी प्राप्त कर सकती हैं। उन्हीं वनों की हम बात कर रहे हैं जहां से वो चारा प्राप्त कर सकती हैं, लकड़ियां उठा सकती हैं, उन्हें हम संरक्षित में डालते हैं। फिर कुछ जंगल आपने देखा होगा आपके आसपास, वहां प्रवेश निषेध होता है, वहां से हम चारा भी एकत्रित नहीं कर सकते उन पेड़ों से, तो वो आरक्षित वन में आता है। और अगला है वन अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन वे वन होते हैं जिनको अभी तक गिना नहीं जा सका है, जो कठिन विषम परिस्थितियों में उगे हुए होते हैं, जैसे ढलान वाली पहाड़ियों में उगे हुए रहते हैं, या सघन क्षेत्रों में उगे हुए रहते हैं, या मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगे हुए रहते हैं, जिनकी कोई संख्या अभी तक ज्ञात नहीं की जा सकी है, जहां अभी तक हम प्रवेश नहीं कर पाए हैं, जिन वनों से न हम चारा एकत्रित कर पा रहे हैं और न ही वहां से सरकार इमारती लकड़ियां या वन उत्पाद प्राप्त कर पा रही है। तो इन वनों की संख्या है 16.5
4%। अभी हमने